हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एके फिजिक्स कैंपस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग क्लास 11th में जो सेकंड बुक है, जिसमें से हमारा जो सेकंड चैप्टर है तरलों का यांत्रिक गुण, जिसमें एक टॉपिक है बर्नौली थ्योरम, जिसको हम लोग बर्नौली का प्रमेय के नाम से जानते हैं, बर्नौलीज प्रिंसिपल। ये हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे आप क्लास 11th में हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। और ये जो है थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस है। हम आपको एकदम आसान भाषा में बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लास्ट तक आपका पूरा जो ये टॉपिक है, ये पूरा पूरी आपको हम मक्खन करके देंगे। बस आप अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। इससे प्रीवियस जो हम लोग वीडियो में पढ़े थे, टॉपिक था क्लास 12 बोले या फिर क्लास 10 बोले, दोनों के लिए वो इम्पोर्टेंट है। उसमें हम लोग पढ़े थे प्रकाश का अपवर्तन के बारे में, और प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है इसके बारे में हम जो है प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे। अब जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं वो हम लोग बर्नौली का प्रमेय पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बर्नौली प्रिंसिपल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जितना भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक जो है बेहद इम्पोर्टेंट है, और ये सब जो है जानना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप 11th में हो, 12th में हो, या फिर आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, अगर आप पढ़ाई से रिलेटेड जुड़े हुए हो तो ज़रूर ये सब वीडियो देखिए। आपका जो है बहुत सारा जो है डाउट क्लियर होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। बर्नौली का प्रमेय क्या होता है इसके बारे में। अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और हम आपके लिए हमेशा इस तरह के इंटरेस्टिंग जो है टॉपिक आपके लिए हमेशा वीडियो बनाते रहें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब हम लोग क्या होता है बर्नौली प्रमेय के बारे में। चलिए, अब अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, आपका मक्खन करके हम छोड़ेंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। बर्नौली का प्रमेय क्या होता है? देखिए, बर्नौली का प्रमेय, थोड़ा इसका प्रमेय को अगर प्रमेय को लिखना चाहे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन समझना एकदम आसान है। और ये कहते हैं, इस चीज को समझिए कि हमारे पास ये एक नली है, ठीक है ना। इस नली है, और इस नली से इस नली में मान लेते हैं कि किसी द्रव्य का प्रवाह करते हैं। मान लेते हैं कि हम इस नली से होकर पानी गुजर रहा है, इस नली से होकर के पानी गुजर रहा है। अगर इस नली से होकर पानी गुजर रहा है तो इसमें तीन चीज पाया जाएगा। तीन चीज होगा, क्या होगा? एक होगा पी, पी को हम कहेंगे दाब ऊर्जा, पी को हम कहेंगे दाब ऊर्जा। हाफ रो वी स्क्वायर, इसको हम लोग कहेंगे गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा में रो क्या है? वो है द्रव्य का घनत्व है। रो जो है वो हमारा द्रव्य का घनत्व है, और भी जो है वो द्रव्य का वेग है, द्रव्य का वेग है। और एच जो है वो इस नली में द्रव्य की ऊंचाई, नली में द्रव्य की ऊंचाई, ठीक है। जी तो हमको पता है गुरुत्वीय त्वरण होता है, जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। रो के बारे में लिख दिया, द्रव्य का घनत्व है। तो हमारा जो बर्नौली भाई साहब ने कहा कि अगर किसी नली से होकर कोई आदर्श द्रव्य गुजरता है, मान लेते हैं ये हमारा एक नली है, इस नली में हमारा द्रव्य का प्रवाह हो रहा है, पानी बह रहा है। मान लीजिए ये पानी हमारा एक आदर्श द्रव्य है, और ये द्रव्य जो है इस नली से होकर के बह रहा है। तो इसमें जो है वो तीन प्रकार के ऊर्जाएं पाई जाएंगी। तीन प्रकार का ऊर्जा क्या पाया जाएगा भाई? तीन प्रकार का ऊर्जा जो है, पहला नंबर में पाया जाएगा दाब ऊर्जा। दाब ऊर्जा का क्या मतलब है? दाब ऊर्जा का मतलब है कि देखिए, एक जो द्रव्य के कण होंगे वो दूसरे द्रव्य के कण को दाब डालेगा। जब तक दाब नहीं डालेगा तब तक उसमें प्रवाह होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो जब तक दाब नहीं डालेगा तब तक द्रव्य का जो प्रवाह होगा वो
नहीं होगा। तो हमेशा जो इस नली में जो द्रव्य का प्रवाह हो रहा है, जो पानी बहेगा, इस पानी में जो है दाब ऊर्जा पाया जाएगा। पहला नंबर में क्या पाया जाएगा मेरे भाई? दाब ऊर्जा। तो इसमें पाया जाएगा दाब ऊर्जा, दाब ऊर्जा। और एक हाफ रो भी स्क्वायर। इतिहास गवाह है कि अगर कोई भी चीज चलता है, अगर कोई भी चीज गति करता है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो जो है बाइक हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो कार हो, कुछ भी हो, अगर कोई भी चीज गतिमान हो तो उसमें एक प्रकार का ऊर्जा पाया जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं गतिज ऊर्जा। तो चूंकि हम यहाँ पे जो देख पा रहे हैं, वहां पे पानी बह रहा है, पानी गति कर रहा है, तो यहाँ पे किस प्रकार का ऊर्जा पाया जाएगा मेरे भाई? गतिज ऊर्जा। और यहाँ पे किसकी गतिज ऊर्जा पाया जाएगा? द्रव्य की गतिज ऊर्जा, क्योंकि यहाँ पे द्रव्य का प्रवाह हो रहा है। जैसा कि हम लोग कार्य ऊर्जा शक्ति में गतिज ऊर्जा का फार्मूला देखे थे, गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे हम जो है वो द्रव्यमान की जगह क्या लिखे हैं? रो लिखे हैं, घनत्व लिखे हैं। पानी का घनत्व ही हमको उसका द्रव्यमान बता पाएगा, क्योंकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो हम लोग यहाँ पे पानी का द्रव्यमान नहीं लिखते हैं, पानी का घनत्व लिखते हैं, क्योंकि घनत्व के हिसाब से द्रव्यमान डिपेंड करता है। घनत्व के हिसाब से द्रव्यमान डिपेंड करता है, इसलिए हम लोग जो है उसके घनत्व को लिखते हैं। तो यहाँ पे द्रव्यमान को ना लिख करके क्या लिखेंगे मेरे भाई? यहाँ पे घनत्व लिखेंगे, रो लिखेंगे। घनत्व को हम किससे लिखेंगे? रो से लिखेंगे। तो 1/2 रो वी स्क्वायर। वी का मतलब होता है वहाँ द्रव्यमान, और वेग, वेग का स्क्वायर मतलब पानी जो किस वेग से गति कर रहा है। तो इसका भी मतलब है कि यहाँ पे ये जो नली में पानी का प्रवाह हो रहा है, वो प्रवाह किस वेग से हो रहा है। ठीक है। तो इस नली में अभी तक क्या हम लोग देखे? इस नली में हम लोग देखे कि अगर इस नली में जल का प्रवाह हो रहा है, तो इसमें पहला नंबर में क्या पाया जाएगा? दाब ऊर्जा पाया जाएगा। दाब ऊर्जा का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक द्रव्य के कण दूसरे द्रव्य के कण को दाब डालेगा। ठीक है ना? तभी इसमें क्या होगा? इस नली में जल का होगा प्रवाह। दूसरा नंबर, हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि अगर दुनिया में कोई भी वस्तु गतिमान है, कोई भी वस्तु चल रहा है, कोई भी वस्तु जो है गति कर रहा है, तो उसमें एक प्रकार का ऊर्जा पाएगा, जिसका ऊर्जा पाया जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हम लोग द्रव्यों की गति के बारे में देख रहे हैं, तो यहाँ पे द्रव्यों की गति के प्रवाह होने के कारण यहाँ पे द्रव्यमान की जगह हम क्या लिखेंगे? रो लिखेंगे। तो जो गतिज ऊर्जा का जो समीकरण फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ रो वी स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे द्रव्य का कुछ ना कुछ ऊंचाई है। देखिए कितना मोटा जो है द्रव्य, यहाँ से इस तरह से द्रव्य का प्रवाह हो रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, इसकी ऊंचाई और बढ़ते जा रही है। अगर कोई भी चीज ऊंचाई में है तो उस अवस्था में क्या होगा कि उसमें स्थितिज ऊर्जा पाया जाएगा। तो इस द्रव्य का प्रवाह जो है वो इतना ऊंचाई तक जो है, इतना मोटा पानी का प्रवाह हो रहा है, दैट मीन्स इसमें भी ऊंचाई है। अगर इसमें ऊंचाई है तो इसमें भी किस प्रकार क्या ऊर्जा होगा? स्थितिज ऊर्जा होगा। इसमें भी क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा होगा। तो इसमें स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है mgh। स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है mgh। लेकिन यहाँ पे द्रव्यों की स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे द्रव्यमान नहीं लिखेंगे मेरे भाई, यहाँ पे लिखेंगे रो जी एच। क्या लिख देंगे? रो जी एच। इसलिए यहाँ पे जो स्थितिज ऊर्जा क्या पाया जाएगा? रो जी एच पाया जाएगा। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करने के लिए जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आराम से सुनिएगा। जो दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ये तीनों क्या पाया जाएगा? ये तीनों कांस्टेंट होगा। मतलब एक कांस्टेंट का मतलब होगा कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा। इसका मतलब क्या है सर? मतलब अगर कोई आदर्श द्रव्य किसी नली में प्रवाह हो रहा है, तो उसमें पाए जाने वाले दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? नियत रहता है, नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। अब आपका दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर नियतांक का क्या मतलब होता है, और मतलब ये
कैसे होगा, ये कैसे पॉसिबल होगा। तो हम आपको एक एग्जांपल देकर के समझाना चाहते हैं कि ये नियतांक का क्या मतलब है, और इसमें जो है कोई जो है दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब यदि दाब ऊर्जा बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा घट जाएगा, अगर गतिज ऊर्जा बढ़ेगा तो दाब ऊर्जा जो है घट जाएगा। इस प्रकार से वो दोनों सब क्या रहते हैं, आपस में बैलेंस रहते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल के माध्यम से मान लेते हैं कि ये जो है ये एक घर बनाते हैं, जैसा तैसा, मजाक नहीं उड़ाइएगा घर का। एक जो है ये हमारा घर का छत है, ठीक है ना। मान लेते हैं कि ये छोटुआ है और ये छोटिया है और ये छोटुआ की माँ है, 3 जन है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये छोटुआ है, ये छोटिया है और ये छोटुआ की माँ है। ये हमारा छोटू है, ये हमारा छोटू है, ये छोटू है, ये हमारा क्या है, छोटिया है और ये छोटू की माँ है, छोटू की माँ। अब मान लेते हैं कि छोटू और छोटिया का झगड़ा हो गया, छोटू और छोटू का क्या, छोटिया का हो गया झगड़ा। अगर छोटू और छोटिया का झगड़ा हो गया तो उस अवस्था में छोटू चढ़ गया छत, यहाँ पे है छोटू, ये है छोटू। छोटू जो है वो छोटिया से झगड़ा होने के कारण छत चढ़ गया। अगर छोटू छोटिया से झगड़ा होने के कारण छत चढ़ गया तो उस अवस्था में अभी इसके पास कैसा क्या ऊर्जा है, इसके पास अभी स्थितिज ऊर्जा है। छोटू जो है वो छोटिया से झगड़ा लड़के कहाँ चढ़ गया, छत में। अब छत में जब चढ़ गया तो अभी छोटुआ के पास कैसा ऊर्जा है, छोटुआ के पास अभी स्थितिज ऊर्जा है, छोटुआ के पास अभी स्थितिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी सबसे मैक्सिमम है छोटुआ के पास, लेकिन गतिज ऊर्जा क्या है, गतिज ऊर्जा 0 है। गतिज ऊर्जा है छोटुआ के पास 0। अब क्या हुआ कि छोटुआ और छोटिया में झगड़ा हुआ। अब छोटुआ बोल रहा है कि हम यहाँ से कूदेंगे, यहाँ से जो है हम कूद जाएंगे, तुम मेरे से झगड़ा काहे लड़ी, तुम मेरे से झगड़ा काहे लड़ी, हम यहाँ से कूदेंगे। छोटुआ की माँ बोलती है ना बेटा मत कूदो, छोटुआ बोलता है ना हम कूदेंगे। छोटिया बोली कूद जाइए, मेरा क्या, छोटिया को क्या मतलब है, कूदिए ना भैया, हमको कोई मतलब नहीं है। तो छोटुआ बोलता है हाँ कूद जाए, बोले हाँ कूद जाओ। तो अब छोटुआ क्या किया, कूद गया। जैसे जैसे छोटुआ यहाँ से कूद रहा है, इसकी इसकी ऊंचाई में कमी हो रही है, इसकी ऊंचाई में क्या हो रही है, कमी हो रही है, मतलब स्थितिज ऊर्जा में कमी हो रही है। छोटुआ का स्थितिज ऊर्जा में कमी हो रहा है, स्थितिज ऊर्जा में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। लेकिन जब इसका स्थितिज ऊर्जा में कमी हो रहा है, जैसे जैसे वो नीचे आएगा इसका गतिज ऊर्जा में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। गतिज ऊर्जा में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो इसमें देखिए एक बढ़ा तो दूसरा घटा, स्थितिज ऊर्जा क्या हो रहा है, घट रहा है, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जा रहा है, बढ़ रहा है। तो इसमें गतिज ऊर्जा बढ़ रहा है और गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ जा रहा है और स्थितिज ऊर्जा घट जा रहा है। दोनों में क्या हो रहा है, बैलेंस हो जा रहा है। एक चीज बढ़ा दूसरा चीज घटा, तो दोनों में क्या हो गया, बैलेंस हो गया। मतलब इसका कुल ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसकी कुल ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो हम आपको यही चीज बताना चाह रहे हैं कि नियत का मतलब है कि इसमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या है, नियत। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या है, नियत है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि अभी अगर छोटुआ यहाँ से कूदेगा तो उस स्थिति में इसका स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या रहेगा, नियत रहेगा। हम इस फिगर को मिटाते हैं, ये हम इसको मिटा दिए। अब देखिए और एक एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं कि आपका 3 पॉकेट में 3,000 है, एक 1,000 इसमें है, 1,000 इसमें है, 1,000 ऊपर वाला पॉकेट में है, ठीक है ना। तो उस अवस्था में मान लेते हैं कि 3,000 3 पॉकेट में, 1,000 क्या किए कि आप 1,000 जो है पॉकेट से निकाल करके उड़ा दिए, 1,000 रुपये 1,000 जो है क्या किए, उड़ा दीजिए। उधर से छुट्टियां आती है और आपका पॉकेट में 1,000 भर देती है। तो अब 1,000 जब उड़ाए तो वो 1,000 आपका पॉकेट में आ गया, तो आपका जो है धन पर कोई प्रभाव पड़ा, नहीं प्रभाव पड़ा।
आपका धन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, आपके पास 3000 पहले भी था और अभी भी 3000 है, अब उसको उड़ा दिए, लेकिन छोटिया वहां से 1000 लाके डाल दी, तो उस अवस्था में क्या हो गया, आपका धन संरक्षित हो गया, धन क्या हुआ, संरक्षित हुआ। उसी प्रकार से यहाँ भी क्या है, ऊर्जा संरक्षित है। धन से जिस प्रकार से वहां पे संरक्षित है, तो उसको हम लोग धन संरक्षण का नियम कहेंगे। यहाँ पे ये किसका नियम का पालन कर रहा है, ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन कर रहा है। मतलब यहाँ भी क्या रहता है, ऊर्जा संरक्षित रहता है, ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भले ही गतिज ऊर्जा बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा घट जाएगा, स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा जो है घट जाएगा। इसका मतलब ये है। तो अगर मतलब गतिज ऊर्जा बढ़ रहा है तो स्थितिज ऊर्जा घटेगा, स्थितिज ऊर्जा बढ़ रहा है तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगा या फिर दाब ऊर्जा बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है। फटाफट एक बार हम फिर से रिकॉल करते हैं और आपको जो है पूरी मक्खन करने का प्रयास करेंगे। फिर से एक बार आप ध्यान से सुनिए, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। हमारे पास एक नली है और इस नली में जो है वो द्रव्य का प्रवाह हो रहा है, इस नली में द्रव्य का प्रवाह हो रहा है। अगर इस नली में द्रव्य का प्रवाह हो रहा है तो बर्नौली दादा कहते हैं कि इस नली में 3 प्रकार का ऊर्जा पाया जाएगा और तीनों प्रकार की ऊर्जाएं क्या होगी, संरक्षित होगी। अगर बोला जाए कि तो अगर इस चीज से हम ये भी सीख सकते हैं कि बर्नौली का प्रमेय में ऊर्जा संरक्षण का नियम का पालन होता है। बर्नौली का प्रमेय में क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन होता है। इस चीज को भी हम लोग समझ सकते हैं, पहला नंबर बात। दूसरा नंबर बात कि अगर इस नली में द्रव्य का प्रवाह हो रहा है तो इसमें 3 प्रकार की ऊर्जा पाया जाएगा, एक दाब ऊर्जा, दूसरा गतिज ऊर्जा और तीसरा स्थितिज ऊर्जा। दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना। अब जब दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा पाया जाएगा तो बर्नौली जी कहते हैं कि इसमें जो दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा है, तीनों क्या है, नियतांक है। मतलब ये क्या होगा, आपस में संरक्षित रहेगा, मतलब ये नियत रहेगा। इस नियतांक का क्या मतलब है, उस चीज को हम तब से आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे कि अगर हमारे पास 3000 रुपया पैसा है और 3000 रुपया पैसा है, उसमें से 1000 रुपया उड़ा दिए, लेकिन 1000 छोटिया ला के मेरा पॉकेट में डाल दी, तो मेरे पास ऊर्जा जो है धन संरक्षित रहा, जो पहले धन था वही बाद में भी धन है। उस अवस्था में हमारा क्या है, दैट मीन धन संरक्षित रहा, मतलब यहाँ पे ऊर्जा धन संरक्षण का नियम का पालन हो रहा है। अगर छोटवा वहां से छत से कूद रहा है तो उस अवस्था में उसकी स्थितिज ऊर्जा में कमी हो रही है, लेकिन गतिज ऊर्जा में तो वृद्धि हो रही है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा मिला करके क्या है, नियत है। उसी तरह से इस नली में अगर जल का प्रवाह हो रहा है, तो इस नली में अगर जल का प्रवाह हो रहा है तो इसमें जो दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा होगा वो क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा, नियत रहेगा। अगर दाब ऊर्जा बढ़ेगा और दाब ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा बढ़ गया, दाब ऊर्जा और स्थिति, मान लेते हैं कि दाब ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा बढ़ गया, दैट मीन्स ये जो है गतिज ऊर्जा एकदम कम हो जाएगा। ठीक है ना। अगर गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा है तो उस अवस्था में दाब ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, नियत होगा, और वो आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर देगा, मतलब संरक्षित रहेगा। इन तीनों का वैल्यू जो है वो क्या होगा, नियतांक होगा, संरक्षित होगा। ठीक है ना, इसका मतलब ये है। तो हम इसका डेफिनेशन के यहाँ पे लिखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हम आपको डेफिनेशन लिख के दिखा दे रहे हैं, मतलब उसका प्रमेय लिख के दिखा दे रहे हैं, डेफिनेशन नहीं। इसका प्रमेय यहाँ पे लिखते हैं हम, बर्नौली के अनुसार, बर्नौली के अनुसार यदि यदि किसी नली में आदर्श द्रव्य, नली में आदर्श द्रव्य का प्रवाह होती है तो तो दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा नियतांक होता है, नियतांक होता है।
इसको हम लोग इस समीकरण से दर्शा सकते हैं। ये जो समीकरण है P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू नियतांक। इसमें हम ये भी कहते हैं कि जो दाब होता है ना, जो सॉरी जो स्पीड होता है ना, जो स्पीड होता है ना, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है दाब का। जो स्पीड होता है वो दाब के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्पीड जो होता है वो क्या होता है, दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना। और दो बात करते हैं कि जो स्पीड होता है वो क्या होता है, दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस चीज को अभी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि स्पीड जो है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती कैसे होता है। अभी बर्नौली के प्रमेय में हम लोग इस चीज को समझेंगे, जो अगर किसी नली से द्रव्य का प्रवाह होता है तो उसमें तीन प्रकार की ऊर्जाएं पाई जाएगी, दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। और तीनों का वैल्यू क्या होगा, संरक्षित रहेगा, मतलब नियतांक होगा। दैट मीन्स इस चीज से हम ये समझ सकते हैं कि बर्नौली का प्रमेय जो है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करता है। ये ऊर्जा, वहां पे ऊर्जा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। बर्नौली का थ्योरम से हम इस बात को समझ सकते हैं। अब ये हम अप्लाई अपना दैनिक जीवन में कहाँ देख पाते हैं सर, इस चीज को हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि हम दैनिक जीवन में इस चीज को कहाँ देख पाते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। तो ये जो हम बोल रहे थे कि स्पीड जो है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती कैसे होता है, इस चीज को आप लोग समझने का प्रयास करेंगे बर्नौली प्रमेय के अनुसार। आइए समझते हैं इस चीज को। देखिए, हम दैनिक जीवन में अपना देखते हैं कि अगर हम, अक्सर बोला जाता है देहात का आदमी अगर कहीं पे जाता है स्टेशन वगैरह, तो स्टेशन जब जाता है तो उस अवस्था में अगर ट्रेन गुजर रहा है और वहां पे अगर सामने हम लोग खड़े हैं तो बोला जाता है कि अगर सामने में खड़े हैं तो ट्रेन खींच लेगा रे भाई, ट्रेन खींच लेगा, दूर हटो दूर हटो दूर हटो, ट्रेन खींच लेगा, ट्रेन आगे की ओर खींच लेगा। ट्रेन अगर पार हो रहा है तो उसके सामने खड़ा मत रहो। तो वहां पे जो है बर्नौली का थ्योरम हम समझ सकते हैं कि वहां पे बर्नौली का थ्योरम कैसे अप्लाई होता है। देखिए, अभी अगर हम यहाँ पे खड़ा है ना, तो हमारे आगे का जो वायु है और मेरे पीछे का जो वायु है वो दोनों क्या है, बैलेंस है। जिसके कारण हमको जो है ना, हम इधर वाला वायु आगे की ओर धकेल रहा है, ना पीछे वाला, आगे वाला वायु हमको पीछे की ओर धकेल रहा है, क्योंकि वायु इधर के जो जो वायु के कण है और जो हमारे आगे में जो वायु का कण है, ये दोनों अभी क्या है, बैलेंस है, मतलब समान रूप से ये गति कर रहे हैं। लेकिन अगर वहीं पे हम लोग, ट्रेन कहीं से गुजर रही है, यहाँ पे मान लेते हैं कि, इसको हम समझाते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा ट्रेन है और यहाँ पे जो है छोटवा खड़ा है, यहाँ पे छोटवा खड़ा है। तो अगर छोटवा यहाँ पे खड़ा है ना, तो ऐसा बोला जाता है कि अगर ट्रेन गुजर रहा है इसके सामने से तो छोटवा जो है वो आगे की ओर गिर जाएगा। ऐसा क्यों होता है, छोटवा आगे की ओर, छोटवा को आगे की ओर गिरने का चांस क्यों रहता है, ऐसा रीजन हमको कैसे दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है। तो इस चीज को हम लोग समझ सकते हैं कि अगर छोटवा आगे की ओर गिर रहा है तो इसमें बर्नौली का प्रमेय लागू हो रहा है। कैसे सर, देखिए, हम जानते हैं कि जो स्पीड है ना, होता है ना, वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्पीड जो है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर हमारे सामने से ट्रेन गुजर रही है, अगर हमारे सामने से ट्रेन गुजर रही है, तो उस अवस्था में वहां के जो वायु के कणों की स्पीड जो होता है वो क्या हो जाता है, दाब ज्यादा हो जाता है। वायु के कणों की स्पीड क्या हो जाता है, वायु का कण का स्पीड क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। और जो दाब हो जाता है ना, वो कम हो जाता है। जहां पे स्पीड ज्यादा होगा वहां दाब कम होगा।
तो वहां से अगर ट्रेन गुजर रहा है तो उस अवस्था में क्या होगा कि वायु में जो वायु के कणों के जो स्पीड है, वहां का जो वायु है, वायु के चलने की गति जो है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और पीछे वाला जो हमारा दाब काम कर रहा है, वो उसके अपेक्षा हम जहाँ खड़ा है वहां उसके आगे में जो दाब है वहां कम है, लेकिन हमारे पीछे क्या है, दाब ज्यादा है। तो जब पीछे दाब ज्यादा है ना, वो दाब क्या करेगा, हमको आगे की ओर धकेलने का प्रयास करेगा। वो दाब क्या करेगा, हमको आगे की ओर धकेलने का प्रयास करेगा, जिसके कारण हम आगे की ओर झुक जाते हैं, जिसके कारण हम आगे की ओर झुक जाते हैं जो है, और ज्यादा सामने रहेगा तो गिर भी सकते हैं। इस चीज को हम समझ सकते हैं। आप फिर से समझिए, अगर कोई हमारे सामने से ट्रेन गुजर रहा है, तो वहां पे ट्रेन गुजर रहा है तो वहां से जोर से हमको हवा लगेगा, मतलब वहां पे क्या है कि वायु के चलने की गति बढ़ जाएगी, मतलब स्पीड बढ़ जाएगी। अगर स्पीड बढ़ जाएगी तो वहां पे क्या हो जाएगा, दाब कम हो जाएगा। अगर दाब कम हो जाएगा मतलब हमारे सामने क्या है, आगे में दाब कम है और पीछे में क्या है, दाब ज्यादा है, क्योंकि वहाँ स्पीड बढ़ गया तो दाब कम हो गया, लेकिन पीछे में तो स्पीड नहीं बढ़ा ना, पीछे में स्पीड नहीं बढ़ा तो वहाँ पे क्या है, स्पीड नहीं बढ़ा तो वहाँ पे दाब ज्यादा है। अब आगे में मेरा दाब कम है, पीछे में दाब ज्यादा है, तो अधिक दाब जिधर रहेगा वो हमको क्या करेगा, कम दाब की ओर धकेलने का प्रयास करेगा। तो मेरा पीछे से हमको क्या करेगा, दाब जो है आगे की ओर धकेलने का प्रयास करेगा, जिसके कारण हम क्या करेंगे, आगे की ओर झुक जाएंगे। देखिए और एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास दो कागज है। देखिए देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास देखिए दो कागज है, ठीक है ना। कागज थोड़ा ढंग का नहीं है, फिर भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास दो कागज है, इसको अगर फूंक मारेंगे तो ये फूंक मारेंगे तो ये किधर आएगा, देखिए इसको थोड़ा पतला करते हैं। देखिए दोनों आपस में सट रहा है, ध्यान दे रहे हैं कि दोनों आपस में क्या हो रहा है, सट रहा है। क्यों, वो दोनों इधर और इधर क्यों नहीं चल रहा है, दोनों आपस में सट कहे जा रहा है। इस चीज में सोचे कभी कि अगर हम वायु में फूंक मारेंगे दोनों आपस में सट जा रहा है, लेकिन इस चीज को क्यों नहीं सोचे कि इधर और इधर क्यों नहीं चल जा रहा है, दोनों जिधर हम फूंक मार रहे हैं इधर, तो इसको इधर और इसको इधर जाना चाहिए था, लेकिन दोनों आपस में सट क्यों जा रहा है, दोनों आपस में सट कह रहा है, दोनों आपस में सट कह रहा है। इस चीज को समझने का प्रयास किए हैं। देखिए जब हम इसको यहाँ पे फूंक मार रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वायु का स्पीड ज्यादा हो जा रहा है, वायु का स्पीड क्या हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है, और दाब क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो देखिए वायु का स्पीड क्या हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है, और दाब क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। जब दाब कम हो जा रहा है तो इधर वाला दाब क्या है, यहाँ पे दाब कम है, इधर वाला दाब ज्यादा है, और इधर वाला दाब ज्यादा है। तो जब इधर वाला दाब ज्यादा है तो इसको इधर की ओर धकेलेगा, और इधर वाला दाब ज्यादा है तो इसको इधर की ओर धकेलेगा, तो जिसके कारण ये क्या होगा कि दोनों आपस में सट जाएगा। फिर से समझिए कि जैसे ये हमारा कागज है, सट जा रहा है। क्यों सट रहा है, क्योंकि इधर वाला दाब जो है इसको इधर धकेल रहा है, इधर वाला दाब इधर इसको धकेल रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब फूंक मारे तो वायु का स्पीड ज्यादा है और दाब कम है, बीच में दाब कम हो जा रहा है, इधर दाब का स्पीड, इधर दाब ज्यादा है, इधर दाब ज्यादा है, तो दाब ज्यादा होने के कारण ये क्या हो जा रहा है, आपस में सट जा रहा है। ठीक है ना। तो इस एग्जाम्पल से भी हम समझ सकते हैं कि जहाँ पे स्पीड ज्यादा रहेगा वो वहाँ पे क्या होगा, दाब कम होगा, है ना। अब झोपड़ी और एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ये मेरा एक झोपड़ी है, ठीक है ना। ये मेरा एक झोपड़ी है, और इस झोपड़ी में जो है मेरा यहाँ कुंवार लदा हुआ है, मान लेते हैं टीन लगा हुआ है, और नीचे में है जो छोटवा खड़ा है। छोटवा खड़ा है, अब जोर से हवा आता है, जब जोर से हवा आता है तो उस अवस्था में क्या होता है कि इस झोपड़ी को उड़ा के ले जाता है, इस झोपड़ी को उड़ा के ले जाता है। क्यों, झोपड़ी को क्यों उड़ा के ले गया, टीन जो है मान लेते हैं टीन उन है उसको भी उड़ा के ले गया। क्यों उड़ा के ले गया, देखिए जैसे मान लेते हैं कि ऊपर में हमारा क्या है, वायु का स्पीड ज्यादा है, वायु का स्पीड ज्यादा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, दाब कम हो जाएगा। और नीचे में जो है हमारा वायु का स्पीड क्या है, कम है, और वायु का स्पीड कम होने के बाद कारण क्या है, दाब ज्यादा है। अब ऊपर में दाब कम है, नीचे में दाब ज्यादा है, तो नीचे में जब दाब ज्यादा है तो वो क्या करेगा, ऊपर की ओर उसको उठा देगा, जिसके कारण वो उठा देगा और वायु उसको उड़ा के ले जाएगा, चल गया गयो राम। तो वो क्या हो गया कि वो जो है झोपड़ी उड़ जाएगा। ठीक है, फिर समझिए मान लेते हैं कि ये हमारा एक झोपड़ी है,
इस झोपड़ी में हमारा जो है टीन उन पुआर वार लदा हुआ है, बिचाली वगैरह। मान लेते हैं यहाँ पे छोटवा खड़ा है और जोर से आंधी आया। जब आंधी आया तो क्या करेगा, ये जो ऊपर वाला जो पुआर वार और क्या बोलते हैं टीन उन लदा हुआ है, उसको क्या करेगा, बिचाली वगैरह उसको उड़ा के ले जाएगा। उड़ा के जब इसको ले जाएगा तो उस अवस्था में इसको उड़ा के क्यों ले जा रहा है, इस चीज को सोचेगा। देखिए वहां पे वायु का स्पीड ज्यादा है, वायु का स्पीड ज्यादा है जिसके कारण क्या है, दाब कम है। और नीचे में जो है वायु का स्पीड जो है दाब क्या है, नीचे में ज्यादा है, और ऊपर में क्या है, दाब जो है कम है। ऊपर में दाब कम है, नीचे में दाब ज्यादा है। तो नीचे में दाब ज्यादा है जिसके कारण क्या होगा कि दाब ज्यादा होने के कारण ऊपर की ओर उसको धकेलेगा। ये ऊपर की ओर धकेला तो यहाँ पे वायु का स्पीड ज्यादा है और ये दाब उसको ऊपर की ओर धकेल रहा है, तो इसको वायु उड़ा के क्या करेगा, ले जाएगा। और यहाँ पे स्पीड ज्यादा है, यहाँ पे वायु का स्पीड क्या है, कम है। और यहाँ पे दाब ज्यादा है और यहाँ पे वायु का स्पीड ज्यादा है, दाब कम है। तो ज्यादा दाब क्या करेगा, ऊपर की ओर उसको धकेलेगा, और धकेलेगा तो वो उड़ के चल जाएगा। ठीक है ना। जैसे ये कभी हम लोग कभी बहुत स्पीड में कोई ट्रक वगैरह जा रहा है और सुनते हैं कि ट्रक जा रहा है, सामने से कोई बाइक वाला गुजर रहा है, जो है सामने से एकदम सटा के गुजर रहा था, मतलब वो बोलता है कि ट्रक खींच लिया और मर गया। ऐसा नहीं होता है। देखिए अगर ट्रक गुजर रहा है कहीं से, तो वहां पे ट्रक के सामने जो है वायु का स्पीड हवा जोर से मारेगा, हवा का स्पीड ज्यादा होगा। हवा का स्पीड ज्यादा होने के कारण वहां पे क्या होगा कि दाब क्या हो जाएगा, दाब हो जाएगा कम। और साइड में जो है हमारा दाब ज्यादा होगा, तो साइड में दाब ज्यादा है और हम जहाँ गुजर रहे हैं वहां पे क्या है, हमारा दाब जो है एकदम कम है, क्योंकि वायु का स्पीड ज्यादा है। वायु का स्पीड ज्यादा है, दाब कम है, साइड में है जो है थोड़ा दूर में जो है दाब क्या है, ज्यादा है। ज्यादा दाब क्या करेगा, और हमको ट्रक की ओर धकेल देगा। जब और ट्रक की ओर धकेल देगा तो हम लोग क्या करेंगे कि ट्रक के चपेट में आ जाएंगे। ट्रक के चपेट में आ गया, लेके चल दिया जय श्री राम। तो क्या करेगा, तो वहां भी हम लोग का दुर्घटना हो जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इस चीज को समझ सकते हैं, जो स्पीड जो होता है वो क्या होता है, दाब के व्युत्क्रमानुपाती इस प्रकार से होता है। ये हम आपको समझाने का प्रयास किए। ठीक है, फटाफट एक बार रिकॉल करते हैं और हम लोग का उम्मीद करेंगे आपको बर्नौली का थ्योरम पूरा मक्खन हो गया होगा। फिर से हम एक बार आपको रिकॉल करके समझा दे रहे हैं, अगर नहीं थोड़ा भी कमी रह गया होगा तो आपका पूरी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। बर्नौली का प्रमेय क्या कहता है, बर्नौली का प्रमेय कहता है, सिंपल सा बात है कि अगर कहीं पे पानी का प्रवाह हो रहा है, द्रव्य का प्रवाह हो रहा है, आदर्श द्रव्य का प्रवाह हो रहा है। आदर्श द्रव्य का मतलब होता है कि वहां पे जल का प्रवाह आसानी से होना। जैसे आप मान लीजिए फेविकॉल देते हैं और फेविकॉल को बाहर है, तो फेविकॉल बहेगा नहीं, बहेगा, तो वो आदर्श द्रव्य नहीं हो गया। हाँ, जल होना चाहिए जो है वो थोड़ा आराम से प्रवाह हो सके, इसलिए इसको हम लोग आदर्श द्रव्य लेंगे। तो अगर कोई आदर्श द्रव्य किसी नली से प्रवाह हो रहा है तो उस अवस्था उसमें 3 प्रकार की ऊर्जा पाई जाएगा, एक दाब ऊर्जा, दूसरा गतिज ऊर्जा और तीसरा स्थितिज ऊर्जा। दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या रहता है, बर्नौली के अनुसार नियत रहता है, मतलब ये एक नियतांक होता है। नियतांक का मतलब होता है कि अगर दाब ऊर्जा बढ़ेगा और स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा एकदम कम हो जाएगा। अगर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगा तो दाब ऊर्जा एकदम कम हो जाएगा। और क्या होगा, आपस में ये संरक्षित रहेगा, मतलब एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। इसलिए ये क्या रहता है, नियतांक रहता है। ठीक है, तो ये क्या रहता है, नियत रहता है। इस चीज के बारे में हम लोग समझे। और क्या होता है कि दाब जो होता है वो जो स्पीड होता है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दाब स्पीड जो होता है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिसके कारण हम लोग देखते हैं कि दो कागज को फेंक मारते हैं तो वो आपस में सट जाता है, झोपड़ी हवा आता है तो झोपड़ी को उड़ा के ले जाता है। ठीक है ना। ट्रेन ट्रेन यदि आप सामने से गुजर रहा है तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। तो ये जो होता है वो कहाँ, स्पीड जो होता है दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसके कारण हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा कि बर्नौली का प्रमेय जो है क्या होता है, और इसके एग्जाम्पल भी आपको, एग्जाम्पल से भी आप पूरा क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई कमी रहा है तो हम आप हमको कमेंट में जरूर बताइएगा, हम इसको सुधारने का प्रयास करेंगे। और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा, ताकि यहाँ से हमारा मोटिवेशन भी बढ़ सके और हम आपके लिए हमेशा इस तरह का वीडियो जो है प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। ठंडा बहुत ज़्यादा है तो सुरक्षित रहिए। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए और एकदम ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।